अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के लिए बी महेश कुमार गौड़ को नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। कांग्रेस हाईकमान ने किया बाकायदा ऐलान। गांधी भवन में जश्न का माहौल। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, ममलकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने खम्मम का किया दौरा। बारिश से भी तबाहकारियों का शख्सी तौर पर लिया गया जायजा। शिवराज सिंह की रेवंत रेड्डी से भी हुई मुलाकात। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। पार्टी हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस कायदीन ने किया वालेहाना खैर मकदम। कांग्रेस ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी पर लगाया एक नया इल्जाम। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई? क्या आवाम को अपने दस्तूरी हुकूक के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं? मुसलमानों पर हमलों और मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर समाजवादी लीडर अबू आसिम आज़मी का सख्त रद्द-ए-अमल। और इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में भी ऑपरेशन जारी। 9 दिनों के दौरान 6 बच्चों समेत मजीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के लिए बी महेश कुमार गौड़ को नया सदर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। पार्टी लीडर वेणुगोपाल ने सिलसिले में एलामिया जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी है। महेश कुमार गौड़ का ताल्लुक निजामाबाद से है। ताहल रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस से सदर के ओहदे पर फाइज थे। पार्टी हाईकमान ने रेवंत रेड्डी की खिदमात की सताइश की। जनाब आमिर अली खान MLC ने महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश की। इस दौरान गांधी भवन में महेश कुमार गौड़ को सदर बनाए जाने पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, ममलकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सैलाब से शदीद मुतासरा खम्मम का दौरा किया। बारिश से तबाहकारियों का शख्सी तौर पर जायजा लिया गया। मरकजी टीम के दौरे के मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ हुक्काम भी इस दौरे में साथ मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा तेलंगाना रियासत के लिए मरकज से इमदाद का मुतालबा किया। शिवराज सिंह की रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने रियासत को पेश आए नुकसानात की तमाम तर तफसील से शिवराज सिंह को आगाह किया। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने शदीद तूफान से मुतासरा आंध्र प्रदेश का भी फ़ज़ाई दौरा किया। इस मौके पर PP के वज़ीर और N चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश भी मौजूद थे। रियासती हुकाम ने मरकजी वज़ीर को आंध्र प्रदेश में बारिश से जानी और बड़े पैमाने पर माली नुकसानात के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। आंध्र प्रदेश का दौरा करने के बाद मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की। किसानों को पहुंचे शदीद नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि किसानों का बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत इमदाद के हवाले से जल्द ही फैसला करेगी। वो सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस इलाके में हॉर्टिकल्चर व्यापक पैमाने पर किसान करते हैं और यहाँ लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो लीज पर लेकर खेती करते हैं और लीज पर लेते हैं तो उनको पैसा या फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। उन्हें अपनी लागत भी लगाई और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन हम किसान से ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पूरी संवेदना से काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार बहुत सक्षमता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। अभी SDRF के 3,448 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी है, वो यहाँ है, तो तात्कालिक सहायता देने का काम। लेकिन तात्कालिक सहायता के बाद अगली फसल के लिए किसान को कैसे खाद बीज मिले, उसके बारे में सरकार सोचेगी। जो हमारे टैलेंट किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की। जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है
प्रीमियम जमा करने के लिए, तो एक प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा अगली फसल किसान। रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत IT शोबे की तरक्की और मसनवी जहानत के हवाले से पेशरफ्त कर रही है। AI समिट के मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रोजगार समेत दीगर मौक़े को बढ़ाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम करेगी। And everybody knows, center is the future of our state. So we will take whatever best we can take from it and try to put into our state structure and try to grow from there. So whatever the advisory council is there, constituted by eminent men at the center, whatever the suggestions are there, same level. We have formed the advisory council here in the state. This advisory council will have consultations with the National Advisory Council. And this advisory council of our state will try to tell our ecosystem what are the priorities. And according to the priorities, only that advisory system will advise the government to make the policies. So, so how are you promoting Hyderabad as a base for AI to the global companies? They're also looking for one trillion economy. So is it possible? How do you see it? We want to make Hyderabad a capital. We have an ambition. Let the Silicon Valley see an example in Hyderabad, rather than we see an example of Silicon Valley over there in US. So this is our ambition, this is our dream. So we are just on the onset of our dream, and we are making a visionary statement over here, vision of our state. Through taking a meticulous and proper and a planned way to achieve it. This first step, this small step of putting AI global convention, seeking the suggestions, and also the next step would be the crowdsourcing of information relating to the AI will also be taking, and we'll move forward. This shall be the way forward, one form of the way forward for us tomorrow. Incorporating AI into rural communities or even government portals, is the government also looking into this? No, definitely. In every sphere of we will try to integrate it. Is data privacy an issue? Absolutely. Data privacy of every citizen, we have to respect it. So that's the real thing. साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की। उन्होंने कुमरमी मासियाबाद ज़िले के जैनूर से मुतासरा के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा भी किया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मीडिया से बातचीत की। BRS के वफ़द ने तलसानी श्रीनिवास यादव, B सविता रेड्डी और दीगर जिसमें शामिल थे। हरीश राव के साथ गांधी हॉस्पिटल में आसिफाबाद की ज़ेर इलाज मुआयना इस्मत रेज़ी का शिकार मुतासरा खातून की इयादत की और इस मौके पर BRS की जानिब से ताउन का यकीन भी दिलाया। మరి జైనూర్లో గిరిజన మహిళ పైన జరిగిన హత్యాయత్నం గాని అత్యాచార యత్నాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది. దీని మీద ప్రభుత్వం స్పందించాలని, ఆ కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు కదా, ఇవాళ మహిళ హైదరాబాద్ లో గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉంది. కనీసం వచ్చి చూడ్డానికి నీకు టైం దొరకడం లేదా? నువ్వు వాడికి పోయి ఇంద్రవెల్లికి పోయి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పొచ్చినావు కదా. మరి ఒక గిరిజన మహిళ, ఒక గోండు మహిళ హత్యాయత్నానికి గురై చావు బతుకుల్లో ఉంటే కనీసం పరామర్శించడానికి కూడా మీకు టైం దొరకలేదా? మీరే హోంశాఖ మంత్రి, మరి మీరే ఈ రోజు గిరిజన శాఖ మంత్రి, మరి మీరు కనీసం పట్టించుకోవడానికి సమయం చిక్కడం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మానవీయ పాలన అంటే ఇదేనా? కనీసం పరామర్శకు కూడా వాళ్ళు నోచుకోలేదా? ఇది ఏం పద్ధతి అని ఈ రోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం. సో ఈ యొక్క సంఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం స్పందించాలని, భవిష్యత్తులోనైనా ఇప్పటికైనా పోలీసు వ్యవస్థకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి వాళ్ళ పనులను వాళ్ళని చేసుకొనియాలని చెప్పి కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం. साबिक़ रियासती वज़ीर तालीम सविता रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में ख़वातीन के खिलाफ जराइम बढ़ गए हैं और चीफ मिनिस्टर के पास इन मामलात को देखने का वक्त नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन और लड़कियां महफूज नहीं हैं और जराइम के वाक़यात बढ़ रहे हैं।
గత 8 నెలల్లో మహిళల మీద ఎలాంటి అత్యాచారాలు అఘాయిత్యాలు జరిగినాయి అనేది రాష్ట్రంలో అందరూ వింటూ ఉన్నారు. అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వానికి చలనం లేదు. దాదాపుగా 1800 పైచిలకు సంఘటనలు మహిళల పట్ల జరిగిన సంఘటనలు చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల గాని నాగర్ కర్నూల్లో గిరిజన మహిళల మీద జరిగిన సంఘటన కానివ్వండి, మొన్న షాద్ నగర్ లో జరిగిన సంఘటన కానివ్వండి, మహిళలంటే ఒక చులకన భావంతో ఈ పాలన జరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది. మహిళల పట్ల అగత్యాలు జరుగుతా ఉన్న, అత్యాచారాలు జరుగుతా ఉన్నా స్పందించడానికి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి కనీసం తీరిక కూడా లేని పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం. मजलिस के साथ अरकान असम्बली ने आज डीजीपी तेलंगाना जितेंद्र से मुलाकात की और जैनूर आसिफाबाद में पेश आए फिरका वाराना फसादात के हवाले से अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया। मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम और माली नुकसानात के ताल्लुक से उन्हें याददाश्त दी गई। बाद में मीडिया को मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने तफसीलात से आगाह किया। तमाम मजलिस के एमएलए सकरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप में अकबर साहब के बोलने पर जाकर साहब से नुमाइंदगी करें। जो आसिफाबाद एरिया के जो एलेक्स उसके ऊपर जाकर प्रेजेंटेशन दिए हैं कि आप पूरी इंक्वायरी करिए कि जो वो इंसिडेंट कोई आदिवासी लेडी के साथ हुआ उसके साथ जो फैक्ट है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। जो भी गलती करा उसको बख्शना नहीं चाहिए और उसके साथ ही साथ जो मनसूबाबंद तरीके से कि वहाँ के लोगों को, व्यापारियों को एक फसाद का माहौल बनाकर 59 शॉप्स और 5 मसाजिद के ऊपर जो हमला किया गया है, ये आरएसएस और कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारे को जो इत्तलात मिले थे, हमने डीजीपी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उनको तमाम तफसीलात दिया है कि जो भी लोग खाती है, चाहे वो जो आदिवासी के साथ करा, अगर उन्हें खाती है तो उसको भी वही सजा के अंदर रियायत मुरवत नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये दुकाना जलाकर गरीब मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर दुकाना जलाकर कारोबार 59-60 शॉप बंद करे, 5 मसाजिद के ऊपर अटैक करे और पूरे तेलंगाना का माहौल खराब करने के लिए प्री प्लान तरीके से हमारे को जो इत्तलात मिले इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व है वो तमाम नाम हमने डीजीपी साहब को तमाम तफसीलात दी है और हमने उनसे मुतालबा किया है हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि हर किस्म के साथियों के साथ, हर किस्म के फिरका परस्त ताकतों के साथ इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी जराइम हुए हैं, जो तमाम को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त उनके साथ। हुकूमत तेलंगाना के इश्तराक से नए सीड्स के रजिस्ट्रेशन और सीड्स कंपनियों के साथ किसानों की खूब पर जामे बातचीत हुई, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल दिनेश अग्रवाल के अलावा डॉक्टर दीपल राय चौधरी और FSII के राजनेश मुख्तलिफ सीड्स कंपनियों के मालिकीन भी मौजूद थे। मेयारी बीजों की तैयारी के लिए दरकार इस्लाहात के हवाले से भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। मुबाहिसे मुनक़िद हुए। That you have to protect first of all your own intellectual property. If you don't protect, still you can go to court, you can go to police and all that, you can still die. Not that every property that you have, all gold that you have, it is all registered and the government knows about it. No. Any individual can have their property which may be unaccounted property. And that can also be stolen. And once that is stolen, one can go to police, one can go to court, and all that can happen. But if you protect it, then you have every right. If you don't protect it, obviously when you claim, who believes in your claims? So at least there is a description. And if there is a description, by way of, obviously, there is a description. You have some documents to show that it is your property. So that's the reason why variety is to be registered, to be protected, and this should be registered with the Plant Variety Protection Authority. So to just begin with, I just want to quickly introduce and to bring to speed what FSIN of R&D based plant science companies who are engaged in research, production and marketing of high quality seeds to address the issue of food, fuel and fiber. So first of all, I think I would like to thank and the government of Telangana for partnering in this awareness session. Now this is the second awareness session which we are doing, the first in Delhi, and this is the second one, PRA is what PPBFR is.
कौमी सतह पर खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर सिविल सोसाइटी के ज़ेर तमाम लामकान में मुज़ाकरा हुआ, जिसकी निगरानी मुमताज़ साफ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया के साबिक़ रेसिडेंट एडिटर किंग शेखनाथ ने की, जबकि समाजी जहदकारा सारा मैथ्यूज़ के अलावा दीगर शख्सियात ने भी इस मौके पर खिताब किया। कोलकाता में खातून डॉक्टर के साथ पेश आए इस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। 10 Dalit women are raped every day in our country. And I don't think it even makes news, and I don't think, frankly, that there would be this kind of outrage either. I'm sorry if I'm making a general statement, but this is what I have observed. And even in this, after this Calcutta rape, it was not like it was an isolated incident. You had 21 serious rape cases in India, 10 days. Within 10 days after the Calcutta rapes, a nurse in Uttarakhand, a 13-year-old girl, a 6-year-old Dalit girl, teenager gang raped. So, only 12% of the cases are reported. So the official statistics we have is also not realistic. According to the National Crimes Records Bureau, an average of 86 rape cases are reported daily in India. Okay? So that means basically every 16 minutes. But these are the official statistics. The immediate thought that came to my head was words that formed into poetry. I'm not a poet. I wanted to clarify that, giving you a disclaimer. But I wrote something. If I may, I'll just take some time to from Nirbhaya to Abhaya. In the chilly December dawn of 2012, my friends and I in Mangalore had plans. A trip to celebrate before the year's end. But then the news flashed, chilling our spines. The ground beneath us seemed to vanish, as fear as shadow loomed over us. A group of girls alone in the city. We scraped our plans, safety first, we thought. My parents, sensing my unrest, came down, took me away to Munar's peaceful hills. मरकज़ी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हर शहरी को अपना आधार कार्ड 10 सालों में एक बार अपडेट कराना लाजमी है। आधार अपडेट कराने की मोहलत में तोसी की गई थी। 14 सितंबर तक आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट करने की सहूलत फिर फराहम की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आधार अपडेट करने का ये आखिरी मौका भी हो सकता है। जो लोग आधार अपडेट न कराए हों वो इस सहूलत से फौरी तौर पर फ़ायदा उठा लें। कमिश्नर मजलिस बल्दिया आज़िम तर हैदराबाद अमरपली काटा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फलकनुमा रोड ओवरब्रिज के कामों को जल्द मुकम्मल करें। कमिश्नर बल्दिया ने चारमीनार जोन का दौरा किया, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने बंडलागुड़ा फ्लाईओवर जंक्शन के काम, बंडलागुड़ा तायरा कुंटा सड़क की तोसी के काम, तुलसीनगर तक गौसनगर के तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा शेख फैज़ कमान दबीरपुरा फ्लाईओवर सड़क की तोसी के कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत जारी की और मुताल्लिक़ अहदेदारों से कहा कि वो फलकनुमा रोड ओवरब्रिज के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करें। कमिश्नर बल्दिया ने टाउन प्लानिंग अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन कामों के लिए दरकार हुसूल अराजियात के कामों को भी तेज़ करें। इसके अलावा कमिश्नर ने चंदानगर और खाजाकुड़ा इलाकों का भी आज दौरा किया है। तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर टाउन प्लानिंग के अहदेदारान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में लगभग रोज़ाना बारिश हो रही है। दिन के औकात में कम और शाम और रात के औकात में ज़्यादातर बारिश हो रही है। बाज़ मकामात पर बिजली की सरबराही में खलल और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आरामघर, राजेंद्र नगर, नाना नगर, टोली चौकी और दीगर इलाकों में ट्रैफिक के मामूलात मुतासर हुए। वीडियो में आप बारिश के मुख्तलिफ मनाजिर देख सकते हैं। आज शाम के वक्त भी दोनों शहरों के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी ने कहा कि एक रियासत का दर्जा मरकज़ी हुकूमत की मोदी हुकूमत ने ख़त्म करते हुए उसके अख्तियारात छीन लिए। हम कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि कश्मीर में अगली हुकूमत इंडिया इत्तेहाद बनाएगी और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं।
मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है, और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी नौकरियों से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की कांग्रेस में शमूलियत पर कांग्रेस कायदीन के साथ उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इम्कान है कि दोनों खिलाड़ी कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था, और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला। क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई, उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी पर एक नया इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि माधवी पुरी ने 2018-2019 के दौरान अपनी एक जायदाद मुंबई की एक ऐसी कंपनी को किराए पर दी जो सेबी के जेर तफ्तीश है। ये सनसनीखेज इंकशाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि माधवी पुरी ने जब अपनी जायदाद किराए पर दी, उस वक्त वो सेबी की कुल वक्ती रुकन थी। इस वक्त इस प्रॉपर्टी का किराया 7 लाख रुपए था, लेकिन ये किराया बढ़ते बढ़ते आज 2024 में 46 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। साल का किराया उस प्रॉपर्टी से मिला। 2019-20 ये भी अभी भी वो होल टाइम मेंबर हैं
सेबी में हैं, किराया 36,75,000 उसी प्रॉपर्टी का मिला। आप पूछेंगे 7 लाख से सीधा 36 लाख, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों के लिए दिया हो, इसलिए इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है, किराए पे दिया तो किराया मिलेगा, किस कंपनी को दिया? अब सवाल यह है कि किस कंपनी को माधवीपुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का। आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है। फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ? वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवीपुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवीपुरी बुच जी चेयरपर्सन है, जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकार्ट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवीपुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर और रुकन असम्बली अबू आसम आजमी ने मुल्क में मुसलमानों पर बढ़ते हुए जुल्म के वाक़यात, मॉब लिंचिंग और अमलाक को नुकसान पहुँचाने, मदारिस और मसाजिद पर हमलों के वाक़यात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। वो मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी मुजरिम को पकड़ना पुलिस और सजा देना अदलिया का काम है, लेकिन अब ये काम संघ परिवार के शरपसंद कर रहे हैं। अबू आसिम ने सवाल किया कि क्या मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई? क्या आवाम को अपने दस्तूरी हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? उन्होंने मांग की कि मुल्क में गुंडाराज ख़त्म होना चाहिए। मुसलमानों, दलितों और पसमानदा तबक़ात में एहसास कमतरी और खौफ व हिरास पैदा करने के सिलसिले को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि बीजेपी की हुकूमत वाली मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन में उन्हें खामोश करने की कोशिश में उनके खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर रही है। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और आसाम में मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, इसी तरह का माहौल बीजेपी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने के लिए उसूल तय किए जो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि हमारा काम कश्मीर की हिफाजत करना है और वो हम करते रहेंगे। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहाँ पैदा कर। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जारी है। सहयूनी अफवाज ने अपनी वहशियाना कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान 6 बच्चों समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। इस ऑपरेशन के दौरान इसराइल की जालिम फौज ने बुलडोज़रों से फ़लस्तीनियों की जायदाद, गाड़ियों और सड़कों तक को तोड़ फोड़ करके रख दिया, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे से 4000 फ़लस्तीनियों को जबरन बेदखल किया गया है। और दूसरी जानिब गजा में किए गए ताज़ा हमलों में 18 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंग की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 94,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के लिए बी महेश कुमार गौड़ को नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। कांग्रेस हाईकमान ने किया बाकायदा ऐलान। गांधी भवन में जश्न का माहौल। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान, ममलकती वजीर दाखिला बंडी संजय और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने खम्मम का किया दौरा। बारिश से भी तबाहकारियों का शख्सी तौर पर लिया गया जायजा। शिवराज सिंह की रेवंत रेड्डी से भी हुई मुलाकात। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। पार्टी हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस कायदीन ने किया वालेहाना खैर मकदम। कांग्रेस ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी पर लगाया एक नया इल्जाम। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई? क्या आवाम को अपने दस्तूरी हुकूक के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं? मुसलमानों पर हमलों और मॉब लिंचिंग के वाकयात पर समाजवादी लीडर अबू आसिम आजमी का सख्त रद्द-ए-अमल। और इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में भी ऑपरेशन जारी। 9 दिनों के दौरान 6 बच्चों समेत मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।